तो बेटे सैंपल पेपर है हमारे पास 23-24 सेशन का, ठीक है। फिजिक्स सैंपल पेपर को डिस्कस करना, ठीक है। तो आपको पेपर मिल गया तो आपने जो भी करना पेपर पे लिखना था, ठीक है। तो जो सोल्यूशन होंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको साथ साथ दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन और पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले तो आपको पता है कि एमसीक्यू कितने आए, 33 क्वेश्चन है टोटल और 5 सेक्शंस में है। एमसीक्यू है, असर्शन भी, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। पेपर में हो सकता है आपको फिलअप्स भी आ जाए, ट्रू फॉल्स भी आ जाए, मैथ्स की प्रॉब्लम भी आ जाए, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट होता है। तो यूनिक एमसीक्यू बनेंगे, फिलअप्स भी हो सकते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन 1 से देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटे चैप्टर साफ देखते हैं ना कि कौन कौन से चैप्टर का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, which is following is not a property of equipotential surface। तो ये चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन है। तो आइडिया क्लियर हो जाएगा कौन से चैप्टर में से कितना पार्ट का एग्जाम आ रहा है, ये हमने को डिसाइड कर लेने वाले हैं। तो ये चैप्टर 2 है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। तो लिखो चैप्टर 2 1 मार्क्स लिख दो। इसका आंसर देखना हमने कि नॉट द प्रॉपर्टी, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। पेपर जनरली जो प्रॉपर्टीज पूछते हैं, 1 मार्क्स तो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आनी, वो कह रहे हैं कि एमसीक्यू में आ जाएगा, व्हिच इज द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हिच इज फॉलोइंग नॉट। पहली करेक्ट है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो आपको पता है क्यों। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन कैन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अदर पॉइंट 0, ये भी करेक्ट है बिकॉज़ वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक सरफेयर, ये गलत। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पेपर में ड्रॉ करने को आ सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसमें, हमेशा परपेंडिकुलर, ये भी याद रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कौन सी शेप है, प्लेन शेप, तो ये ऑप्शन गलत है। दे कैन बी इमेजिनरी सरफेस, ये हो सकते हैं, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बट स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके अराउंड होती है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। स्फेरिकल किसके अराउंड है, पॉइंट चार्ज के अराउंड, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, इस चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में 1 मार्क क्वेश्चन है, टॉपिक भी लिख लो कौन सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 2×10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंगल 30 दिया हुआ है, कहते हैं इसके ऊपर टॉर्क लग गया 4 न्यूटन पर मीटर। तो डाइपोल ऑफ द डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, चार्ज निकालना, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, टाउ इक्वल टू Pe sin थीटा। तो टाउ कितना गिवन आपको, तो टाउ इज गिवन 4, डाइपोल मोमेंट हमें पता है चार्ज इनटू वो जो 2l लेंथ होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵, ठीक है। और sin 30 कितना होता है, 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो याद रखना वी आर कैलकुलेटिंग हियर 2l नॉट l, ठीक है। पूरी लेंथ पूछी है, सेमी लेंथ नहीं पूछी, ठीक है। तो 2l जो भी आएगा आंसर, अच्छा 2l तो गिवन ही है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 इक्वल टू q इंटू 2/100 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/2। तो सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आता है आंसर, तो 2 तो इट कम्स आउट टू 2/10⁵। तो 2/10⁵ कितना हो गया, 2 मिली कूलम, ठीक है। तो चैप्टर 1 में से कोई एक क्वेश्चन कौन से कर सकते हैं, लर्निंग बेस्ड, अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आंसर आना है। ये वाला क्वेश्चन भी था कौन सा, लर्निंग बेस्ड, ठीक है। तो आप पेपर देख लेना कि 30-35 मार्क पेपर लर्निंग बेस्ड होते हैं, कि आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3, बेटे फॉर मेटालिक प्लेट एक्सपोज्ड टू वाइट लाइट एमिट इलेक्ट्रॉन, इसका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये कौन सा टॉपिक है, चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिख लो। फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट द स्टॉपिक पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। देखो हमें इक्वेशन बनना है h nu इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ev नॉट, और ये इक्वेशन ऐसी है कि 100% है पेपर में क्वेश्चन आता है, आने ही आना। अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आप इक्वेशन लिख के आओ, चाहे पूछिए चाहे नहीं पूछिए, लिख के आइए। कई बार होता है कि बाकी चीजें गलत होती है, इक्वेशन का नंबर मिल जाते हैं, बट जो बच्चे इक्वेशन नहीं लिखते, थ्योरी लिखाते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते। देखो जो फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो वाइट लाइन में विब्रियोल होता है, विब्रियोल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मैक्सिमम न्यू। और ये क्या है, ये आपको लर्न करना है, ये भी लर्निंग बेस्ड हो गया, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दो बेस्ड। लर्निंग हुई ये जो हमने एक रट्टा लगाया हुआ है कि हमें इसकी पता है कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा इसकी कम है, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी लर्न किया। अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये अब अरेंज करना, चेक करना, अंडरस्टैंड करो फ्रीक्वेंसी जिसकी लेस है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लेस है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर है, तो कौन सा आंसर आएगा, मैक्सिमम कौन सा आएगा, वायलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स सेंट थ्रू थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट। तो पेपर में तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो बेटे चार तरह के पार्टिकल हैं, उनके बारे में ना कुछ चीजें लर्न कर लो। इस क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे तो बाकी में पूछते हैं। वो कौन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन। 5 टाइप के पार्टिकल होते हैं हमारे पास। इनके ऊपर चार्ज और मास पता होना चाहिए, E m 0 m, चार्ज नेगेटिव, मास कितना होता है m/2000। इसका चार्ज कितना है 2e, मास कितना है 4m, चार्ज है E, मास कितना है 2m। तो ये तो टेबल वैसे लर्न कर लो। इस क्वेश्चन में अगर नहीं पूछेंगे तो अगले किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 टाइप के पार्टिकल हमारे पास। अब इसका आंसर बहुत इजी है, कहते हैं वो मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट, स्ट्रेट चलेंगे, रिफ्लेक्टिंग नहीं, क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुए, मोस्ट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी। तो करेक्ट कौन सा आएगा, सी, ठीक है, मोस्ट पार्ट। वो मैंने क्यों लिखवाया है, एक अलग न्यूमेरिकल आता है पेपर में मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस में कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल बताओ, अगर अल्फा है प्रोटॉन है तो रेशियो बता दो, टाइम पीरियड की रेशियो बता दो, तब ये मासेस और चार्जेस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, तो क्वेश्चन ऐसे ये कौन सा चैप्टर का है, ये हमारे पास एटम्स, ठीक है, और ये कौन सा लर्निंग बेस्ड, लिख लो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, कहते हैं व्हिच डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स, और ये है अब एनालाइज। एनालाइज का मीनिंग होता है आपको सोचना पड़ना है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ना है, ठीक है। तो पेपर के 3 पार्ट होते हैं, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज, बेसिक 3 पार्ट में हम इसको बाइफरकेट करते हैं। तो पहले जब ये क्वेश्चन करना है तो आपने कोई ऑरल नहीं करना, ये क्या आ गया एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, और आउटवर्ड क्या आ गया जेड एक्सिस। चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो q है -e, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये, तो वेलोसिटी है v i कैप, चार्ज कितना है -e, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज y एक्सिस, तो b इज b j कैप, निकालना क्या है, फोर्स q v क्रॉस b, ठीक है। कोई और नहीं करना, जो मैथमेटिकल रिजल्ट बोलेगा वो करेंगे। चार्ज कितना लिखोगे -e, v i कैप, b j कैप, i क्रॉस j क्या होता है, k, आंसर k कैप है कि -k कैप, माइनस साइन पता लग गया क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा करेक्ट होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ऑरल नहीं करना, पेपर में सॉल्व करना आपने, ऑरल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ये चैप्टर कौन सा था, ये वाला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। So relative magnetic permeability of substance X is slightly less than unity। तो आपको पता होना चाहिए कि permeability जो होती है mu r less than 1 more than 0 किसके लिए होती है, डाया के लिए, mu r more than 1 किसके लिए, पैरा के लिए, और अगर mu r more very large than 1 तो कौन है, फेरो, ठीक है। फिजिक्स में +2 क्लास तक सिर्फ 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल डिवाइड करने हैं, अपार्ट फ्रॉम देम एंटी फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, और भी बड़े होते हैं बट हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा, कहते हैं उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक परमिटिविटी यूनिटी 1 से स्लाइटली लेस है और y की स्लाइटली मोर है, तो स्लाइटली लेस वाला डाया, स्लाइटली मोर वाला पैरा। तो ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और ये भी कौन सा क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड, लर्न करना पड़ना, ठीक है। लर्न नहीं करोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, जो डायरेक्शन निकाली है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, बेटे एमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है 0.81 ओम, रीड्स अप टू 1 एम्पीयर,
the value required of the shunt required to increase the range of 10 एम्पीयर, मतलब 1 एम्पीयर तो आसानी से मेजर हो रहा है, बट अगर 10 एम्पीयर तक मेजर करवाना है तो इसके अंदर कौन सी शंट लगानी पड़ेगी। तो बेटे शंट का फॉर्मूला लर्न किया होगा आपने, क्या होता है IG G अपॉन I माइनस IG। वैसे तो यहाँ पे वर्ड गैल्वेनोमीटर आना चाहिए था कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है, बट उन्होंने एमीटर बोल दिया। रेजिस्टेंस इसकी कितनी बोली 0.81 और करंट कितना है उसमें 1 एम्पीयर और ये कितना है 10 माइनस 1, ठीक है। तो शंट कितनी आ जाएगी इसके बाद आपकी, तो 0.81 अपॉन 9 0.09 ओम, ठीक है। तो ये एक चैप्टर कौन सा है मूविंग चार्जेस का क्वेश्चन है। मूविंग चार्जेस में लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो लिख लो ये कौन सा क्वेश्चन है, एनालाइज बेस्ड है, लर्निंग एंड एनालाइज। लर्निंग इसलिए बिकॉज़ फॉर्मूला लर्न करोगे और वैल्यू पुट करके एनालाइज करके आंसर निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो पेपर में आया भी था जो 35 मार्क था, उसमें सेम क्वेश्चन डाला हुआ था। कहता है इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैड एन मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी डेरिवेशन में करवा देता हूं, वैसे ये लर्निंग बेस्ड है, इसका आंसर भी पता चल जाएगा क्या है आपने लर्न करना है। सो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v, रेडियस r, मास m। तो एंगुलर मोमेंटम है और वो किससे इक्वल होता है nh/2π। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कितना, टाइम पीरियड, पूरे सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगेगा। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2πr/v इनटू पाई आर स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी EV/r/2, ठीक है। यहां तक आ गए। m से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, mvr क्या हो गया nh/2π, तो फॉर्मूला बन गया nh/4πm, ठीक है। तो हमारे पास nh/, अच्छा मैंने ये क्यों निकाल दिया, अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा हुआ था, L आ रहा है, कैपिटल L आ रहा है आंसर में। तो क्या करेंगे, आप ऐसा करो न्यू को L से डिवाइड कर दो, यहाँ ये बन जाएगा 4πm डिवाइड बाय L कितना है मेरे पास, mvr कर दो यहाँ और EL h नहीं है तो nh/2π कर दो। दो आंसर बनते हैं, दोनों में करो कितना आंसर आता है, mvr को डिवाइड करो तो फॉर्मूला बनेगा कितना आता है। वेलोसिटी भी नहीं आ रही, कुछ और करना पड़ना में, कहीं और रह क्या गया हमारे पास, EL/4m आंसर है, EL 2m है, हमें NH कैंसिल आउट करना है यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं nh/2π, n आ रहा आंसर में, n नहीं है तो ये बन गया ओवर 2m, तो ये बन गया n/2m और एक e भी है, e या EL/2। तो ये कई बार होता है आपको मैनेज करना पड़ना, अगर एमसीक्यू ना होता तो फिर तो मैं यहाँ तक लेते तो 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ तक मैं फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ ई में तो आता है यहाँ से वो रहने बोल ये वाला करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना क्यू, कितना टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना आएगा 2πr ओवर स्पीड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस चैप्टर पढ़ा था हमने, म्यू इक्वल टू आई मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, जिसमें वो था कि शो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, कंट्रीब्यूट ए करंट। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो करंट आएगा, उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर भी लर्न करोगे इसका, ये वाला, ठीक है। अगला लार्ज स्केल ट्रांसमिशन, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, स्टेप्ड अप का वर्ड है बेसिकली। तो ये चैप्टर हमारे पास है ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, लिख लो एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट में कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, जैसे पावर ग्रिड है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो गया, वहां से जो वोल्टेज जनरेट होती है
वो हमेशा उसको हाई करते हैं 20,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट, फिर ट्रांसमिट करते हैं सिटीज़ में, फिर सिटीज़ में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो 220 वोल्ट तक हमें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कहते हैं उसको स्टेप अप क्यों करते हैं? तो स्टेप अप का रीज़न होता है पावर लॉस खत्म करना, ठीक है। तो हमारे पास पावर लॉस भी है, रिडक्शन ऑफ करंट भी है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट बनती हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होता है कि करंट के साथ होता है? हीटिंग इफेक्ट देयर इज करंट और पोटेंशियल डिफरेंस करंट। तो अगर सर्किट में करंट कम कर दें हीटिंग इफेक्ट कम हो गया, और ट्रांसमिशन में हम चाहते हैं कि पावर लॉस हो, एनर्जी लॉस कम चाहिए, तो फिर एक तो करंट भी कम करो और दूसरा पावर लॉस भी कम कर दो, ठीक है। तो ये वैसे तो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, कहीं सी ओनली लिख देंगे और कहीं ए एंड सी दोनों करेक्ट करेंगे, और हमारी बुक में दोनों के बारे में बात की हुई है कि करंट कम कर दो हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, पावर लॉस भी कम हो जाता है, तो हमने दोनों ही कर दिए। अगर इसके आंसर की में कुछ और आंसर होता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन की ग्रेस मिल जाती है, बट उसको मिलती है जिसने अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। डायग्राम शोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है, तो अगले पेज पे डायग्राम है हमारे पास, तो ये इसको करते रहो। ये आई मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के लॉन्ग है? अगर देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक है और इलेक्ट्रिक वाई में, तो प्रोपगेशन कहाँ होगी? z में, या z में, या पॉजिटिव z या नेगेटिव z। कहते हैं डायरेक्शन प्रोपगेशन में परपेंडिकुलर टू e एंड b आउट ऑफ प्लेन इनटू द प्लेन, दोनों ही प्रॉब्लम होगी, दोनों ही करेक्ट हो सकती हैं। अब हमें फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा, पैरेलल वाली तो गलत हो गई, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे चेक करते हैं कि कल को पेपर में ये 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही है मैग्नेटिक से जा रही है तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताओ, तो वो क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला फॉर्मूला हम कर दो, माइनस ई कैप, ठीक है। कैप में मैं इसलिए चल रहा हूं, मैं ओनली डीलिंग विद डायरेक्शन, ठीक है। कैप इसलिए है क्यों? ओनली डीलिंग विद डायरेक्शन। चलो बी की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस है, आई कैप, और बी के बारे में पता नहीं है, ई क्या है? माइनस जे क्या है। बताओ फिर आई ये होता है ना, आई जे के होता है, तो हमारे पास के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई होता है जे, और अगर उल्टा करते हैं आई क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस के करते क्या होता है? और अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे माइनस के क्रॉस आई, तभी ठीक है। मेरे को माइनस जे चाहिए, क्या चाहिए? माइनस जे। मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं के क्रॉस माइनस आई माइनस जे, क्या कर सकते हैं क्या? नहीं, ये चीज पहले क्लियर है। आई क्रॉस जे ये रूल ऐसे होता है ना, ऐसे चले तो पॉजिटिव, ऐसे चलो तो आंसर में क्या चाहिए? आई क्रॉस के तो पक्का पता है माइनस चाहिए, बट यहाँ पे क्या आई बाद में क्या पहले है? बाद में है ना, तो आई को यहाँ फिक्स रखना है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं कर सकते। इसको मैनिपुलेट किया, अगर माइनस साइन आई के साथ लगा दे तो ये बन जाता है, माइनस साइन यहाँ लगा दे तो ये बन जाता है। बताओ कौन सी करेक्ट होगी? बट ये तो कहता है के क्रॉस आई जे क्या, बट यहाँ पे क्या चाहिए? फिर कौन सी? इन दोनों में ये भी कैंसिल होगी, अब ये और ये रह गए। फोर्थ वाले में k क्रॉस माइनस आएगा, बट i कैप तो पॉजिटिव है, d तो पॉजिटिव i कैप है, तो कौन सी होगी? तो इसका मीनिंग क्या है? माइनस k कैप। माइनस k कैप कहाँ होता है? इनटू द प्लेन के आउटवर्ड, इनटू के बाहर, डायरेक्शन इनटू वाली क्या होती है? नेगेटिव, बाहर वाली क्या होती है? पॉजिटिव। तो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन ऐसे लिख के दिखानी है, और ये ना सोचना कि आप कर रहे हो तो रफ में करोगे, साथ करो वहीं पे आंसर लिखो, ठीक है। आंसर को तो आपने ऑप्शन लिखनी है, आंसर नहीं लिखना होता, ऑप्शन लिखनी होती है, ठीक है। और जस्टिफिकेशन बाद में लिखो कि एग्जामिनर को पता चले आपको आता कुछ, ठीक है। ऑरली नहीं, तुक्के नहीं लगाने, जस्ट आती है कोई चीज काम कर रहे हो तो लिख के दिखाओ, आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है,
तो ये फ्लक्स के ऊपर करंट और टाइम के साथ चेंज कर रहा है कुछ। हाँ ये देखो बेटा, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, और वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। जिसको अंडरस्टैंड चीज समझ आ गई है वही अटेम्प्ट कर सकता है ये चीज, ठीक है। तो ये आईजेके वाला कंसेप्ट घर जाके नहीं आता, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ईएम वेव है। अगला कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 100 ओम। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है, फ्लक्स में चेंज हुआ, तो करंट और टाइम में ग्राफ बना दिया। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्या पूछा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं पूछा हुआ, ठीक है। तो कैसे करें? तो हमें पता है इंड्यूस वेव क्या होती है? डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। और करंट क्या होता है? 1/r डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो करंट इनटू टाइम टेकन क्या आ जाएगा? 1/r डेल्टा पाई। यहां तक आते ग्राफ किसमें प्लॉट है? करंट एंड टाइम में प्लॉट है ना ग्राफ, करंट एंड टाइम में। तो बेटे करंट और टाइम का जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है? एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर। तो बताओ इसका एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ कितना है? ट्रायंगल है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, तो कितना आएगा? 10 into 0.5/2, तो ये सिर्फ 5/2 आंसर आ रहा है। नहीं टेबल पे 5/2 रेजिस्टेंस कितनी है? 100 और चेंज इन फ्लक्स डेल्टा पाई, तो आंसर कितना आएगा? 250। और अगर तो ये एमसीक्यू है तब तो सीधा चल रहा है 250 वेबर, बट अगर मान लो 2 मार्क क्वेश्चन आता और आप इतना लिखाते तो नंबर मिलने 1.5। पता क्यों? यूनिट नहीं लगाया, यूनिट लगाने पे ना लगाने पे हाफ मार्क कट जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कौन चैप्टर का है हमारे पास? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। हाफ पार्ट सब किसका चल रहा है? ईएमआई। और ये वाला कंसेप्ट कब पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई। और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, लिख लो, हॉट्स में आता है ये। और 70 मार्क पेपर में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि करंट इनटू टाइम टेकन कैसे निकाल लें, ठीक है। तो ये हॉट्स में लिख लो, हॉट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो 12th क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है? चैप्टर कौन सा? एटम्स। एनर्जी एंड थॉट में है, कितना नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। टोटल एनर्जी नेगेटिव इज अ बाउंडेड सिस्टम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ये उसके साथ ही रहेगा बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्लस 13.6 देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? 0, तब जाके फ्री होगा, मूव तब भी नहीं करेगा। अगर 13.6 से ज्यादा दोगे इतनी एनर्जी कंपेंसेट हो जानी है, बाकी कहां से जानी है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जानी है, ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। कि जब हम ये पढ़ते हैं ना एक्सप्रेशन तब बताया था बच्चों को कि भाई नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है। और ये +1 केमिस्ट्री में भी किया था स्ट्रक्चर एटम में कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव बिकॉज़ इट इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। असर्शन रीजन आगे, तो हमारे पास 2 असर्शन रीजन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, कहता फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये ठीक है? सोचो, इज इट ओके? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है तो मींस एमिशन तो हो ही रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है। मेटल की सरफेस है ये, अगर एक फोटोन आया तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 फोटोन आएंगे तो 3 निकलेंगे। तो अगर सोचे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो जाएंगे। तो फोटो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ओवर टाइम टेकन, ये होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं? कितने फोटोन आ रहे हैं। अगर फोटोन का नंबर इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, यही मतलब होता है। नंबर फोटोन बढ़ गए तो फोटो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज। ये करेक्ट है, ठीक है। कहते हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटम, वही बोल रहे हैं
ये जो आ रहा है ये कौन है? फोटोन है ना। फोटोन का मतलब क्या होता है? एनर्जी क्वांटम, ये एनर्जी क्वांटा ही होता है। कहता जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ग्रेटर द नंबर इलेक्ट्रॉन गोइंग। ये करेक्ट है कि नहीं? ये भी करेक्ट है। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी ये जो बताया वही है, तो फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड, कहता पुटिंग पी टाइप सेमीमीटर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल एन टाइप। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, डायरेक्ट लगा दी, जंक्शन बनेगी? ऐसे लगा जंक्शन बनी, ये टूट गई, ठीक है। कैनॉट फॉर्म पी जंक्शन, बिल्कुल ठीक है, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? रफनेस ऑफ द कांटेक्ट विल बी मच मोर देन द इंटर एटॉमिक। हमें ये बड़ी स्मूथ लग रही है, बट एट द एटॉमिक लेवल इनमें बम्प्स है, ठीक है। वो रेफरेंस से ना क्या होगा कि एक्चुअल कांटेक्ट कम है, ये लग रहा है कि प्रॉपर 100% कांटेक्ट में है, लग रहा है ना, बट रियलिटी में इनमें कांटेक्ट पॉइंट्स बड़े कम है। और वो कांटेक्ट पॉइंट इंक्रीज कैसे करेंगे? इसको मेल्ट करेंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, आपस में स्पेसेस होंगे, इसको कवर कर लेंगे, तब जाके प्रॉपर जंक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, कई बार हो कि आपको लगे कि असर्शन रीजन में रीजन भी आपको लिखना चाहिए अपनी एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन टिक करके साथ में एक्सप्लेन लिख दिया करो कि आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिर एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन गलत, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पढ़ के ऑब्जेक्ट करे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो गलती एक भी बच्चे ने पॉइंट आउट कर दी, एग्जाम में लगा हाँ गलती है, तो सभी को ग्रेस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कुछ गलती है तो साथ में अपना लॉजिक लिख दिया करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा आया? चलो 1 अब 2 मार्क क्वेश्चन आ गए। So name the devices which utilize the unilateral action of PN diode to convert AC into DC. AC को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, कौन कन्वर्ट करता है इसको? रेक्टिफायर, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटे फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारे सिलेबस में है वो सेंटर टैपिंग मॉडल है, ये है सेंटर टैपिंग मॉडल। आपने ये बताना है नंबर टर्म। अच्छा नंबर टर्म मैटर करते हैं, किसमें ज्यादा होंगे? प्राइमरी कॉइल में कि सेकेंडरी कॉइल में? बताओ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि स्टेप अप लगाते हैं? यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स क्या होते हैं? क्योंकि हमें वोल्टेज को क्या करना है, हमारा मोबाइल फोन जो है अडेप्टर है ना उसके लिए लगा हुआ है। मोबाइल फोन को बड़ी कम इनपुट चाहिए बट सप्लाई मिलती 220, तो पहले 220 से क्या करेंगे, कम आएंगे 8 या 10 वोल्ट तक। फिर ये दो डायोड है, इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग। ये होती है लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू आउटपुट लेना है, तो ये 2 पॉइंट से हम पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम इसकी आगे हमारे पास बेसिक रेक्टिफायर है, ठीक है। फिर दो एमसीक्यू रह गए, ठीक है। एमसीक्यू 15th और 16th रह गए, तो हमने 17th में लेकर लिया। 16th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट लोकेशन एसोसिएटेड विद द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल and has a lower potential energy when at a location associated with the positive potential। पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि ये दो पॉइंट है, ये आपके पास नेगेटिव भी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1 ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है कि नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इसलिए मैं वहाँ पे V2 एंड V1 की मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? अगर आपने पोटेंशियल निकाली, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये A टर्मिनल है, ये क्या है? B टर्मिनल। तो UA क्या होगा? तो Q कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? -E, और A पे पोटेंशियल कितना है? -V1, तो कितना हो गया? EV1, और ये पॉजिटिव आ गया पोटेंशियल। और UB पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो QVB, ये क्या आएगा? -EV2 -EV2, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो ऑप्शन चेक करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट लोकेशन एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं है? नेगेटिव पोटेंशियल था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टर्मिनल उल्टे कर दिए, ये हाई पे ना, ये लो पे, ये उल्टे कर देना।
नेगेटिव पोटेंशियल पे जब है इलेक्ट्रॉन -v1 पे तब पोटेंशियल की क्या है हाई, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ub पॉइंट पे वहां पे एनर्जी कितनी है नेगेटिव। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। रीजन कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे वर्ड देखो क्या है हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है हायर पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में बताया कहां से कहां तक फ्लो करते हैं, करंट आता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, करंट इलेक्ट्रॉन आते हैं लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। तो इसकी असर्शन ठीक था, रीजन क्या है इसका गलत है। तो पेपर में गलती मिसराइट होने में कहां होती है हायर पोटेंशियल वर्ड एंड हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है, ठीक है। तो अपने याद रखना ये चीज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल में एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये भी याद रखो, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिख लो, उसके ऊपर भी लिख लो कि लोअर पोटेंशियल जो है इज साइट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, लोअर पोटेंशियल इज साइट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। सेकंड कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरसेक्शन, ठीक है। कोर क्लैडिंग आपको पता होना चाहिए, कोर क्लैडिंग क्या चीज होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना, ये कोर है, ये कौन साइड में क्लैडिंग। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2, और n1 हमेशा क्या होता है n2 से ज्यादा होता है। तो पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि क्लैडिंग का, ठीक है। असर्शन करेक्ट है। रीजन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन द कोर, ये गलत है। कोर हमेशा डेंसर होता है, क्लैडिंग हमेशा क्या होती है रेयर, क्योंकि टीआर कहां से मिलती है डेंसर से रेयर में लाइट जाए और यहां से टीआर होके वापस आ जाए, ऐसे लाइट जाती है, ठीक है। तो रीजन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी था लिख लो। 15 क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, रादर कोर क्लैडिंग डेंसर रेयर कौन है लर्निंग बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 लर्निंग बेस्ड है, आपको लर्न करना है। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 18 चैप्टर कौन सा है, वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैज सेम वैल्यू। तो पहले तो पता हो चाहिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कभी फोटोन रेस्ट में नहीं होता लाइट, ठीक है। तो फोटोन इज नेवर एट रेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ क्या होती है h/mv, और अगर फोटोन की वेवलेंथ निकाल ले तो एनर्जी होती है ना h न्यू, तो उसकी वेवलेंथ है hc/λ, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, पहले अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रॉगली बोली तो h/mv, और अगर फोटोन की वेवलेंथ पूछी हुई है तो वो e = h न्यू से निकलेगी, ठीक है, hc/λ से। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 λmc h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, यहां से v क्या आ जाएगा लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई 12 mv², तो ये कितना आ गया यहां तक आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से लैम्डा कितना है hc/e और एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, वहां पे लैम्डा ही है, m कैंसिल हो गया, क्या आ गया h² अपॉन
2 लैम्डा m इंटू 1 बाई लैम्डा, एक लैम्डा अलग कर दिया। मैंने दोनों लैम्डा इकट्ठे इसलिए नहीं किए बिकॉज फाइनल आंसर में लैम्डा इंक्लूड करना है, ठीक है। और जो एक लैम्डा ये अलग किया उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा m c e बाय h c, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करेंगे तो एनर्जी कितनी आ गई फाइनली, h से h कट गया और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तो कितनी आ गई 2 लैम्डा m c काइनेटिक एनर्जी ओवर h, ये प्रूव करना था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर बुक में मिल जाएगा, 2 मार्क में है, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर कौन सा मेरे पास, ये डुअल नेचर ऑफ पैटर्न, क्वेश्चन का टाइप कौन सा, हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं है, सोचना पड़ता है, फॉर्मूला सभी को याद होंगे पर जनरेशन कैसे करनी है वो थोड़ी टैक्टफुली करनी पड़ती है, ठीक है। तो लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 19 कहते हैं मोनोक्रोमैटिक रे है, मोनोक्रोमैटिक पता होना चाहिए कौन सी रे होती है, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इक्विलेटरल ग्लास फिगर में पास की है सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन। बेटा ये कंडीशन याद करो, अगर I और E इक्वल होते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। देख लो पेपर में होगा था आपको E पूछ ले 1 मार्क में, मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या है, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ और ये भी बोला हुआ है कि ईच ऑफ B इक्वल टू 3/4 टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म आ गया, A कितना 60 डिग्री होता है, 3/4 into 60 डिग्री कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो लाइट जाएगी इसमें, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जन यहाँ पे है, इमर्जन यहाँ पे इंसिडेंट ये भी 45 है, ये भी कितना है 45, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला A प्लस डेविएशन इक्वल टू I प्लस C, 60 प्लस डेविएशन इक्वल टू 90, तो डेविएशन कम्स आउट टू बी 30 डिग्री और I इक्वल टू E है, तो डेविएशन कौन सी वाली होगी मिनिमम वाली, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर तो आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन वो तो सिंपल है और डायग्राम भी बनानी है आपने, ठीक है। सेकंड वाला क्या हमारे पास, अब सेकंड में पूछा हुआ है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो निकालना है। अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो तो फॉर्मूला क्या होता है sin A प्लस d मिनिमम बाय 2 ओवर sin A बाय 2। A 60 है, 60 प्लस 30 90, 90 बाय 2 sin 45 और नीचे sin 30। वैन डालना sin 45 1/√2 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, सॉल्व कर लो √2 आंसर आ जाएगा 1.41, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन चैप्टर का हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये, और ये हमारा लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड एनालिसिस फॉर्मूला लर्न होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। और I इक्वल टू E अगर कंडीशन आती है जैसे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन जो लर्न करना हो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अदरवाइज हमें पता ही चलेगा कि फॉर्मूला न्यू का कौन सा लगाना है, न्यू में D मिनिमम आता है और D मिनिमम का तो बोला नहीं होगा, और जब I और E इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th, कहते हैं 20th क्वेश्चन में क्या हुआ कि हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम अलॉय है, 230 वोल्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल करंट कितना आया 3.2 एम्पीयर। कुछ टाइम के बाद ना करंट 2.8 एम्पीयर हो गया, करंट रिड्यूसेस। तो नाइक्रोम अलॉय है जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी हाई होती है, टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं वो गर्म हो जाता है और टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या होनी है रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। so what is the steady temperature, टेंपरेचर फाइंड आउट करना है of the heating element if the room temperature given है, ठीक है, and temperature coefficient भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और टॉपिक कौन सा है हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेंपरेचर, और वो फॉर्मूला क्या होता है RT = R01 + अल्फा T, ठीक है।
पहला केस, वोल्टेज कितनी गिवन है 230 वोल्ट, I1 कितना है 3.2 एम्पीयर और I2 कितना है 2.8 एम्पीयर। तो पहली रेजिस्टेंस कितनी आएगी, वोल्टेज को किससे डिवाइड करोगे, करंट से 3.2 से। R0 का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो गिवन नहीं है हमें। ये क्या गिवन है, इनिशियल टेंपरेचर 27, जब टेंपरेचर 27 है तब रेजिस्टेंस कितनी आएगी 230 बाय 3.2, क्योंकि ऐसे वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे क्या आएगी रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा गिवन है, टेंपरेचर कितना आएगा 27। और केस 2, कुछ टाइम के बाद करंट कितना बन गया 2.8, बट टेंपरेचर कितना है वो नहीं पता, अल्फा कैपिटल टी। तो ये दो इक्वेशन बन गई, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, तो बताओ टी कैसे निकाल लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे बिकॉज़ आर नॉट क्या होता है कैंसिल होगा, डिवाइड करोगे अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल टी निकालोगे, ठीक है। और यूनिट क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है तो मार्क में, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड होगी। पेपर में क्या करना है, डिवाइड करके ब्रैकेट ओपन करके टी अलग कर लो, टी एक साइड पे ले आओ, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी, यूनिट डाल दो डिग्री सेंटीग्रेड और 3 लाइन छोड़ दो, सारा पेपर हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करने आएंगे, साथ साथ नहीं करते, टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है। नंबर तभी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन, हां 21st क्वेश्चन देखो अगला। तो 21st क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कन्वेक्स लेंस इज 4f, ठीक है। तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पूछा हुआ है कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अगर क्या है रियल इमेज है और दूसरा क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो डायग्राम कौन सी बनेगी, ये वाली लेवल हाई है इसका, ठीक है। डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में जाता हूं, ये करना कैसे हो देखिए। कन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है। तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कन्वेक्स लेंस 4f। 4f कैसे आता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे f हो, यहां पे 2f हो, ठीक है, यहां पे भी f, यहां पे क्या होगा 2f। तो आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 2f पे होती है तो इमेज क्या होती है, ऐसे बनती है, इसको शो कर दो ऐसे, यहां पे मीटर लगा दो इसको, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, जब u कितना है -2f, v कितना है +2f, ये लिख दिया। और जो फोकल लेंथ होती है वेरीफाई कर ही लोगे इससे, ये तो हमें पता है, बट अब इसे क्या प्रूफ करके दो कि इनमें डिस्टेंस ये है, तो मिनिमम करने के लिए हमें मैथमेटिकल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आपने ना इसको x ले लेना, ठीक है, और ये उसके अकॉर्डिंगली निकाल देंगे। फोकल लेंथ तो f ही रहेगी 1/v - 1/x लेना है, क्योंकि u जो हो रहा है क्या होना है -x, याद रखा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x minus f upon xf equal to 1/v implies v equal to xf upon x minus। अगर जब भी लीस्ट पॉसिबल कुछ पूछा और जनरल फॉर्मूला आ गया, वेरिएबल कौन है x है, अब इसके बाद आपने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, dv by dx करो, उसको क्या पुट करो 0 करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। 0 करो और x की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया आपने, और फिर किसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 पुट करके वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर उसमें वो x वैल्यू डाल के नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो सेम स्टेप करने का, ठीक है। तो उन्होंने देखो चॉइस क्यों दी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होगा और ये वाला क्वेश्चन किसके लिए, नॉर्मल जो मेडिकल, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो हमारे पास कौन सी रे डायग्राम है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, वो तो कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, सारी नोट्स में आपको बुक्स में मिल जाएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सा केस होता है, जब इमेज कहां बनती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सा वाला केस होता है,
दो केस होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, नॉर्मल एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टली। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में तब होता है जब ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज का बने इन्फिनिटी। ठीक है, तो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, आपने क्या करना, पहले फर्स्ट प्लेस ड्रॉ करना, सेकंड ही करना। टेलीस्कोप में रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है, रेज आई ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई, दिस इज एरी, और ये है क्या, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा लेंस अब बनाना और ऊपर से छोटा करना, देखिए हमने भाई ये सेम पॉइंट पे, ये कौन है, आई पीस है, जहां से देखते हैं हमारी आई के पास वाला लेंस है, ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। ये सेम पॉइंट फोकल लेंथ किसकी है, किसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का ही फोकस है, इसी पॉइंट पे आई पीस का ही फोकस है, तो जो रेज यहां से निकलेगी निकल गई रेज। तो ह्यूमन आई यहां से देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, ये रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्टेंस। तो उन्होंने यही पूछा था कि ये ड्रॉ करो व्हाट इज द एंगुलर मैग्नीट्यूड। अगर आप इसके एंगुलर मैग्नीट्यूड निकालते हो, डेरिवेटिव करनी नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस है मैग्नीट्यूड एफओ बाय एफई। ठीक है, ये क्वेश्चन करना था एफओ बाय। तो मोस्ट स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज़ सभी ने पढ़ा होगा। जो इसका चॉइस ऊपर वाला क्वेश्चन है, मैंने बता दिया कि डेरिवेटिव करके करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस निकालना हमने। ठीक है, नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन। 22nd में न्यूक्लियस, अच्छा ये टॉपिक देख लो, ये भी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, सभी ने लर्न किया होगा। ठीक है, तो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूक्लियस चैप्टर से है, न्यूक्लियर एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कॉइन है, मास कितना कॉइन का, 3 ग्राम। कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायर करो टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अलग अलग करने। तो बेटे वो सारी एनर्जी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करनी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, Z into mass of one proton plus A minus Z into mass of neutron minus mass of nucleus, ये होती है ना बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, ये कितने न्यूक्लियस के लिए है, एक न्यूक्लियस के लिए कि सारे के लिए है, दिस इज वैलिड फॉर वन न्यूक्लियस और 3 ग्राम में जितने भी न्यूक्लियस है सभी के लिए, ये वन न्यूक्लियस के लिए, हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, देखो न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है m 62.9260, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। आप ये सारी वैल्यूज यहां पे पहले पुट करके शो कर देना एग्जामिनर को। कॉपर है ना, कॉपर में प्रोटॉन कितने हैं, 29, 1.007825 प्लस 63 माइनस 29 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.008665 माइनस 62.92960। तो ये क्वेश्चन 25 है, एबीसीडी मेरे पास आगे पाएगा, आपको पता चारों रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम, एपी कितना है, 1 ओम। कंडीशन क्या बोले उसने कि बी और पी पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल है। ठीक है, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट में बैटरी लगाइए। ठीक है, तो ए बी सी डी और ये है बी पॉइंट, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये ले लो, ये कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, अब से सबसे सिंपल ये दो पॉइंट है सेम पोटेंशियल पे, इनमें ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज और ये क्या है उनके साथ पैरेलल में। तो पहले हम अक्रॉस एपी नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्या है 1 प्लस एक्स कितना है 1 प्लस एक्स, और ये 1 पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए टू बी पार्ट कितनी आएगी, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला R1 R2 R1 प्लस R2, कॉपी पे सादा नोट कर लीजिए।
तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी यहाँ तक सर्किट सिंप्लीफाई करें तो एंड में ये ए, ये बी, ये सी और ये सी पॉइंट रहेगा। कनेक्शन ए और सी में है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम, और ए से बी तक कितनी डिस्टेंस निकाल के लीजिए 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, और पी टू सी कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। ये नोट कर लो, हो गया। तो आर ए पी भी आ गया, पीसी भी आ गया, बीसी भी आ गया, ठीक है। अब जो मेन कंडीशन अप्लाई करनी है कि बी और पी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। उसका क्या मीनिंग है, अगर सर्किट ऐसा हो ना, ये बी पॉइंट है, लेट्स से ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये सी है। अगर बी और पी पॉइंट बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं, ठीक है, तो दिस मीन इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, सप्लाई वोल्टेज, अगर ये दोनों पॉइंट इकट्ठे जुड़े हुए सेम पोटेंशियल पे, तो जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस होगी हाफ इसको मिल जाएगी, हाफ ही इसको मिल जाएगी वोल्टेज, ठीक है। तो ये मतलब है कि P और B पर अगर सेम पोटेंशियल पे है तो हाफ वोल्टेज ऊपर और हाफ वोल्टेज सेम आ जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब होगा, ये वाली टोटल डिस्टेंस होगी R1, इनकी टोटल कितनी होगी R2, तो जो वोल्टेज है V1 और जो V2 है उनकी इक्वल है हाफ हाफ, ठीक है। वो क्या आना आपके पास टोटल करंट आए और निकलना भी कितना टोटल करंट आए, तो आए R1 इक्वल टू आए R2, आया कैंसिल होना है, इसका मीनिंग A से B, ये वाली रेजिस्टेंस है मेरी फर्स्ट ऊपर, ये कौन है 1 ओम, तो 1 ओम और ये रेजिस्टेंस इनका रिजल्टेंट ये कौन है R1, ठीक है। पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना आएगा आंसर 1 into 1 plus x over 2 plus x 1 plus x over 2 plus x, ये हो गया कौन सा रेजिस्टेंस इन दोनों की पैरेलल में, किसके इक्वल आना है 1 into 1 minus x upon 1 plus 1 minus x, ये दोनों इक्वल आने हैं। इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आंसर निकलना, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट ये लगना था कि अगर इन बिटवीन सर्किट में दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो ज्वाइन कर लो, तो जितनी जो वोल्टेज है हाफ पहले को मिलेगी, हाफ सेकंड को, करंट सेम होगा। उससे ये हो गया कि एपी और एपी की जो रेजिस्टेंस आनी है और बीसी और ईसी की जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आनी है वो इक्वल कर देंगे। ये क्वेश्चन करना था। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, 3 मार्क में है, ठीक है। बड़ा रेयर चांस होता है ऐसा 3 मार्क में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल लिख लो। चैप्टर नंबर कौन सा है ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, चैप्टर नंबर 4 है ये, सॉल्व एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें आई इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में बतानी है कितनी आएगी। तो अगर आप डायरेक्ट ना भी करो, सीधा फॉर्मूला भी लिख दो तो भी चलेगा। तो इसके तो फॉर्मूला लर्न कर लो, ये हर साल क्वेश्चन आता है पर में, कई बार एमसीक्यू में आता है, कई बार डेरिवेटिव केस में उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया। तो अगर आपका पॉइंट इनसाइड है R, इनसाइड, तो इनसाइड केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इनसाइड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a स्क्वायर इनटू r, ये होती है जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। और अगर
आउटसाइड आ रहे हैं वो सेम रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, μ/4 पाई 2y/r, बस ये बताना था। ठीक है, कैलकुलेट कहा हुआ तो ये डेरिवेशन करनी है, यूज क्या करना है, एम्पियर सर्किट का। ठीक है, तो ये अभी नोट्स में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी है, तो वहां से आपने कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम का क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड, लिख लो। हीटिंग इफेक्ट कौन करता है, इंफ्रारेड रे, आईआर रे, आईआर रे हीटिंग इफेक्ट। ओजोन लेयर किसको अब्जॉर्ब करता है, यूवी रे। ठीक है, और स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर करना है तो एक्स रे, एक्सआरडी होता है हमारे पास, एक्स रे डायफ्रैक्शन, उससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, नमक NaCl है, NaCl में Na और Cl में कितनी स्पेसिंग आई है, एक्स रे से पता चलता है। ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन है, बड़ा इजी ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अच्छा इनकी प्रोडक्शन भी बताओ रेडिएशन की। आईआर रे कैसे प्रोड्यूस होती है, यूवी रे कैसे होती है, एक्स रे कैसे होती है। मैं एक्स रे बताता हूं, दो आपने एक्सप्लेन करनी है। एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय डीएक्सेलरेटिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहे, बड़ी तेजी से आ रहे, सडनली डीएक्सेलरेट कर दी, स्लो कर दी, सारी एनर्जी किस रे में चल जाएगी, एक्स रे में। ठीक है, तो बाकियों के मेथड आपने लर्न करने हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई, क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक, उसके एडजेसेंट दूसरे सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसका फार्मूला क्या होता था, phi21 equal to M21 into I1। याद रखना है, फ्लक्स किसमें नोट हो रहा है, सेकंड में, करंट किसमें आ रहा है, फर्स्ट में। तो phi21 is equal to M21 I1, और अगर phi12 लिखते हो तो M12 I2 आएगा। और के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं बताओ, इसके यूनिट्स होते हैं हेनरी। चलो अब हमारे पास आ गई केस बेस्ड स्टडी। 7 मार्क का पेपर सीबीएसई में लिखा हुआ है, सेमेस्टर में से आना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है, हम अभी है 2 पार्ट का। ये वाले तो ये 2 सर्कुलर लूप है, एक है स्मॉल आर है, एक कितना कैपिटल आर। कैपिटल आर बहुत बड़ा है, छोटा सर्कल बहुत छोटा है। कितना कोएफिशिएंट रख दिए हुए हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। बेटे जो मैंने आपको नोट्स व्हाट्सएप किए हुए हैं ना ईएमआई के, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अगर आप जाके नोट्स को फॉलो करोगे ना तो सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। ये बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इसका कितना है, स्मॉल आर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिए। तो फ्लक्स विद small due to current in large, flux in small due to current in large is mutual inductor SL, current इसमें आएगा large में। फ्लक्स लार्ज में करंट IL आ रहा है, तो सेंटर पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, we know कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी होती है, म्यू नॉट IL अपॉन 2 टाइम कैपिटल, ये होगी ना। और अगर आपने फ्लक्स निकालना है SL, वो क्या आएगा, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड और इसका कितना एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट IL अपॉन 2r और एरिया क्या है, स्मॉल का पाई आर स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखते क्या आता है। तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट पाई r square upon 2r into IL। ये क्या बन गया, 5 बन गया। तो इसको इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये जो चीज बन गई है, ये कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये निकालना। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो उसने पूछा था पहले पार्ट में सिंपल क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, यू क्या है, वो लिख दिया 1 नंबर में, और 2 नंबर में ही न्यूमेरिकल पूछ लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। पेपर में होता है शेप चेंज कर दें, स्क्वायर डाल दें, तो फिर आपने 4 वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और ट्रायंगल बना दें, तो फिर ट्रायंगल की मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे काउंट करनी है, वो मैंने मूविंग
3-4 दिन मैंने अपना लेक्चर डाला हुआ, उसमें मैंने ट्राइंगल के सेंटर पे कैसे निकाल दी, स्क्वायर के सेंटर पे कैसे निकाल दी, सर्कल की बनानी होती है, ठीक है। तो पेपर में होता है कि इस तरह सैंपल में सर्कल है, पेपर में ट्रायंगल आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल तो नहीं आएगा, स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब और चॉइस आ गई थी, दो पैरेलल करंट है, डिस्टेंस दी है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये तो बहुत इजी है लर्निंग बेस। ये वाला कौन सा था, एनालाइज, और ये कौन सा लर्निंग में। जो बच्चा थोड़ा भी जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, पर नीचे वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये की हुई हमने दो पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल जाए तो ट्रैक करते हैं, एंटी पैरेलल जाए तो रिपेल करते हैं, तो ये डेरिवेशन हमने की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी आ गई, खत्म होने वाला है। सेकेंड में केस स्टडी है, पीएन जंक्शन के बारे में बातें की हुई है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, इसमें डायोड ये हाई पे जुड़ा है, फॉरवर्ड बायस। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है, आइडियल डायोड हो तो क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस। क्या होता है उसकी, मतलब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 100 वोल्ट 3.5 वोल्ट। अच्छा, तो बैरियर वोल्टेज कितनी दी हुई है, मतलब यहाँ पे 0.5 वोल्ट बैरियर दिया हुआ है, तो उसको भी यूज करना है। तो करंट इन द सर्किट निकालना कितना आएगा, ठीक है, तो फाइंड आउट करना कितना होगा। टोटल वोल्टेज देखते हैं, देखो इधर पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, ये पी पार्ट है, ये एन पार्ट है, बेटा को पता है यहाँ पे सारे नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे सारे क्या होता है, तो बैरियर वोल्टेज ऐसे चलती है, हाई लो ऐसे होती है ना बैरियर वोल्टेज। एन साइड पे हाई होता है और पी साइड पे उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे क्या है रेजिस्टर और ये क्या है। तो अब आप खुद बताओ, ये वाली जो बैटरी है और ये जो बैरियर है, ये सीरीज में ऐड हो रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। ऐड तब होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे सभी बेटे। सीक्वेंस में देखो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐड हो रहे हैं। बैरियर भी ऐसे ही है कि नहीं, पॉजिटिव फिर क्या है, फिर क्या है, तो सीक्वेंस में ऐड होंगे। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी फिर, 0.5 प्लस 3.5 कितनी होगी, 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम। तो है क्या हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है केवल, ये करंट निकालना है ना, तो करंट क्या आएगा 4/100, कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है। 0.04 आ गया एम्पियर, तो मिली एम्पियर में कितना होगा 40 मिली एम्पियर। ये चीज क्लियर हो गई पहले, ठीक है पहले चीज क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें से कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, जो पहला डायोड है इसको जूम करें, हाँ N टाइप -12, P टाइप -5, हाई प्रेशर पे P टाइप पे -5 इज मोर, -12 इज ये फॉरवर्ड बायस। P टाइप 0, N टाइप नेगेटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस। P टाइप 0, N टाइप पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस, उल्टा हो गया। और लास्ट वाला P टाइप हाई पे N टाइप लो पे, तो कौन सा रिवर्स बायस है, C, ठीक है। बेसिक मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन क्लासिफाई डायोड है, डायोड को कैसे मान सकते हैं, नॉन-नोमेट, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे पहले स्ट्रेट होता है फिर कर्व बेंड हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसके चॉइस में भी है, अच्छा कि दो पीएन जंक्शन डायोड्स हैं जुड़े हुए हैं सी मेथड से, करेक्ट कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। आपने करेक्ट कनेक्शन बताना कौन सा है, पीएन एनपी, पीएन पीएन एनपी एनपी, पहला तो नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड कोई है, ये वाला ये हाई पे लो पे है,
ये वाला साइड फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये इधर से देखें ये रिवर्स बायस है, तो हमें हाँ 2 और 3 कौन सा करेक्ट होगा, 2 और 3 दोनों। यहाँ तो डायवर्ट फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे रिवर्स बायस, एक्चुअली भी लगाते हैं कि एक हाँ एक लो ऐसा कोई ना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, करंट मिली एम्पियर में है, पहले स्ट्रेट लाइन हल्का सा बेंड हो गया, 0.7 वोल्ट पे नी वोल्टेज होती है, ठीक है। कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है, कहते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताओ जब करंट कितना है 15 मिली एम्पियर है, जब करंट 15 मिली एम्पियर है तो आपके पास वोल्टेज कितनी है 15 के बाद 0.7। तो पहले आपकी इसने रेशियो रेजिस्टेंस की पूछी कि करंट की पूछी, मैंने ग्राफ ध्यान देना है, ये वाला ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलता। पहली रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज देखो, करंट कितना है 15, वोल्टेज कितनी है 0.7 और करंट कितना है 15 मिली एम्पियर। इसको डिवाइड करेंगे तो 7/15 10⁻⁻⁴ ओम आएगी रेजिस्टेंस। बहुत कम है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला इससे है। और दूसरी को कब निकालनी है -10, जब वोल्टेज -10 है तो करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर कि मिली एम्पियर है, माइक्रो। तो सेकंड रेजिस्टेंस क्या आएगी, वोल्टेज है 10 पॉजिटिव लेना और हमारे पास करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, क्यों ज्यादा है, रिवर्स बायस है। इनकी रेशियो निकालो R1:R2 कितना आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7/15 10⁻⁻10, ठीक है। तो इनका आंसर कितना आ रहा है, वो उल्टा हो गया, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितनी है, रेशियो किसकी पूछी, रेशियो रेजिस्टेंस डायोड, फिर आंसर ज्यादा आ रहा है 0.7 पे पैट और इधर ना 0.7 है, नीचे 10 आना था, यहाँ पे -2 आना था आई थिंक कि नहीं सर, यहाँ पे गलती हो गई है। 7/150 over 1 10⁻⁻3 यही आना था, तो ये आना था 7/15 over 10⁻2। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 पावर कितना आ जाएगा -4 ऑर्डर। तो और ये कितना है मेरे पास, ये कैलकुलेट करो, ठीक है। ये भी हमें तो 7 बनता है -5, 7/15 कितना आएगा 0.4 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 में और 4 10⁻⁻6 में आना है, तो 10⁻⁻6 में है ऑप्शन पर 4 पर, ठीक है। राउंड ऑफ किया हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, ये वाली जो होती है क्योंकि वेरी कर रहा है ना ग्राफ, ठीक है। बस इतना पता है ग्राफ रीड पे ना आना चाहिए कि जब वोल्टेज 0.7 तो करंट 15 मिली एम्पियर है, जब वोल्टेज -10 तो करंट 1 माइक्रो एम्पियर है। 0.7 पे तो 10 पे 0.7 पे अगर पूरा डैश पे जाएंगे 10 पे तो 0.7 0.8 उसके बीच में, क्योंकि 0.8 पे यहां पहुंच रहे हैं, 0.8 पे यहां पहुंच रहे हैं, 0.7 तो 0.75 कर दो तभी तो नहीं आना। अगर आप यहाँ पे 0.75 भी कर लेते हो तभी उसी के बाद यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, 0.75 के बाद 2 आ जाएगा, बट ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर सेम ही रहना। तो ये थोड़ी चीजें मिसप्रिंट हो जाती है पेपर में, इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज़ ऑप्शन में सारे 10 आ रही है, ठीक है। 30th क्वेश्चन कॉम्बिनेशन लेंसेज के ऊपर आ गया। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, रे ऑप्टिक्स में से। फोकल के फॉर्मूले लिखे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, दो लेंसेज को कंबाइन किया और कॉम्बिनेशन की फोकल कितनी आई है 80 सेंटीमीटर। अगर एक लेंस की 20 तो दूसरी की कितनी आएगी वो बताओ। फिर क्या फॉर्मूला होता है, f1 + f2 के रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, रेसिप्रोकल ऐड होते हैं ना, तो जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। कॉम्बिनेशन की कितनी है 80, एक है 1/20, दूसरा पता नहीं है।
अच्छा क्या लेंसेज दो थिन लेंस बताए नहीं कौन से हैं, तो 1/80 में पॉजिटिव काउंट करके चल रहा हूँ भी, कितना आ जाएगा -3/80, तो आंसर आएगा -26.7। ठीक है, तो पहला आंसर क्या आएगा -26.7, मीन सेकंड लेंस कनकेव होगा। स्फेरिकल बबल अगर पीस ऑफ ग्लास में आ जाए, ठीक है, और रे ऑफ लाइट से पास करे, वो क्या बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस। ये लर्न करो। ठीक है, ग्लास में अगर बबल आ गया तो याद रखना ये बबल क्या बिहेव करता है, डाइवर्जिंग। इसका रीजन क्या है, बबल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एयर है, बाहर कितना है ग्लास, वो कितना होता है 1.5। जब भी कोई ऐसा लेंस या रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट एक ऐसे मीडियम में डाल दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा हो, इट बिहेव डाइवर्जिंग। बबल एयर में बिहेव करेगा कन्वर्जिंग, ठीक है, पानी में जाके क्या बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, ग्लास में क्या जाके बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता होता है कि अगर मीडियम का जितना मटेरियल का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल दें तो नेचर क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। एयर में अगर कोई चीज डाइवर्जिंग है तो उस मीडियम में जाके क्या बनेगा, कन्वर्जिंग। अगर एयर में कन्वर्जिंग है तो मीडियम में जाके क्या बनेगा, डाइवर्जिंग, तो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस कौन सा यूज करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों कन्वेक्स, सिंपल माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में सिंगल कन्वेक्शन। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होती है, जब वर्चुअल इमेज बनती है कि रियल इमेज बनती है, वर्चुअल। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल कब बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। किसमें हो, एफ एंड ओ में, तो एफ एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज बन रही है कितनी है, 3 टाइम मैग्नीफाइड, तो बेटा रियल इमेज की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, +3 के -3, m है -3 कितना है, लेंस है ना d/u, और हमने u निकाला तो v कितना आ गया -3u, तो 1/d - 1/u = 1/f। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की 1/20, तो -1/3u - 1/u सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -4/3u = 1/20, तो u कितना आ जाएगा -80/3 मींस -26.66 या 26.7। आंसर उसमें पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज़ ये डीलिंग ओनली विद द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर हो गया, फिर केस स्टडी आएंगे। नेक्स्ट लास्ट है का पेज, अभी हमारा 2 क्वेश्चन रह गए बस, ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन ये वो वाला क्वेश्चन है, μ2/v1 b - μ1/u = 1/, लेंस मेकर। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहली सरफेस पूरी डायरेक्ट करके दूसरी सिमिलर करके सॉल्व कर देना। कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ दी हुई है 10, जो मैंने बोला अगर आपने उसको 1.6 का मटेरियल बना हुआ है उसको हमने 1.3 में डाल दिया, फोकल चेंज हो गई बट नेचर चेंज नहीं होने की, क्योंकि मीडियम मटेरियल का 1.6 है, मीडियम क्या है 1.3 से लेस है। तो ये इसको करना कैसे है, तो जब मीडियम चेंज करते हैं तो पहले ये है फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f एयर म्यू लेंथ -1 1/r1 - 1/r2, और जब आपने इसको लिक्विड में डाल दिया मीडियम में, तो यहाँ पे मीडियम म्यू लिक्विड आ जाना, और ये चीज सेम होनी है, इन दोनों को कर देना डिवाइड, तो ये आ जाएगा Fm/Fa comes out to be μl - 1/mul - 1। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, तो म्यू एल लेंस का कितना 1.6 और एम म्यू एल क्या होगा, म्यू एल बाय म्यू मीडियम, तो वैल्यू लिख लो
तो म्यू इक्वल कितना है, कितना था 1.6, ये है 1.3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो। एयर में फोकल लेंथ आपको 10 दी गई, एफ से गिवन है, दूसरा आपने निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 5 का क्वेश्चन फुल नहीं आता 5, देखो 3 एंड 2 में आया। वेवफ्रंट क्वेश्चन मैंने करवाया था, डिफरेंट फ्रॉम अरे वो भी हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर बुक में है, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग नहीं करनी। आइगन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन स्नेल्स लॉ वेरीफाई कर लिया, डेंसर टू रेडियो वाली डायग्राम है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर, एंगुलर विड्थ कितनी दी हुई है 0.1 डिग्री। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको शीट में ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है प्रीवियस जिसमें ये क्वेश्चन किए हुए सारे, ठीक है। डिफरेंस भी आ गया इंटरफेरेंस पैटर्न का, ठीक है। ये वाला मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन वो दिया हुआ हमने, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, स्पेसिंग निकालनी है, थोड़ा सिंपल है। एंगुलर विड्थ बीटा डिग्री फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। बीटा डिग्री कितना गिवन है 0.1 डिग्री। देखो डिग्री इज नॉट एस आई यूनिट, डिग्री को किसमें चेंज करना है रेडियन, रेडियन में। लैम्डा की वैल्यू डालोगे, डी निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई, कौन सा फॉर्मूला था A epsilon naught upon D, 2 मार्क्स छोटे की डेरिवेशन। और ये जो नीचे क्वेश्चन आया हुआ है ये एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन है, अगर आप बुक देखो ना एनसीईआरटी बुक खोलो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्व नहीं अनसॉल्व है। जो टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज में उसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला ही है, तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही करना है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारा 32nd क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा रह गया, हाँ चॉइस में कैपेसिटेंस के ऊपर ही है। अगर डायरेक्टेड थिकनेस d डाल देते हैं तो याद करो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते थे हम, P epsilon naught upon T1 minus plus D minus T by K, यहाँ पे K आ रहा, ठीक है। तो ये A epsilon naught upon D भी डाल दिया पेपर में और दूसरा विद डायरेक्टेड स्लैब वो भी आ गया, ठीक है। कहते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल चार्ज कितना किया V0 से, कहते हैं उसको डिस्कनेक्ट किया। देखो अपनी कॉपी पे लिख लो, कनेक्शन डिस्कनेक्शन क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, लिख लो कनेक्शन डिस्कनेक्शन क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ऐसे कनेक्शन डिस्कनेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ऊपर में, ठीक है। तो हुआ क्या है, पहले उसको चार्ज किया, चार्ज इनिशियल कितना है V1 V0, ठीक है। डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे लिखोगे डिस्कनेक्ट। देखो जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, चार्ज रेट रिमेन सेम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कनेक्शन कट कर दिए, चार्ज नहीं चेंज होना, टोटल वो सेम रहना, वोल्टेज चेंज होगी। कहता है उसको अनचार्ज कैपेसिटर C2 से जॉइन कर दिया, शोन इन द फिगर, और रेशियो ऑफ एनर्जी निकालनी है बिफोर जॉइनिंग एंड आफ्टर जॉइनिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया इन्होंने। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो देखो हाँ जॉइन ऐसे की है, C1 V0 पहले चार्ज था, बाद में कितना है दूसरा वैसे कितना C2 सेम नहीं है। तो पहले एनर्जी निकाल लो, इनिशियल एनर्जी वो कितने हाफ C1 V0 स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर C2 आ गया, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है सेम, पहले चार्ज कितना है C1 V0, बाद में चार्ज कितना हो गया, दोनों का कौन सा पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल है C1V प्लस C2V। तो याद है कि दो कैपेसिटर ज्वाइन कर देते हैं ना, तो उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम आ जाता है, वो क्या होता है कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल बाद में कितना हो गया V, तो V कितना हो गया C1 बाय, ठीक है। सेकंड केस में टोटल एनर्जी चार्ज कितना हो गया, पहले कैपेसिटर चार्ज कितना हो गया C1V हो गया C1 स्क्वायर अपॉन
C1 प्लस C2 V नॉट, और सेकंड कैपेसिटर में चार्ज कितना हो गया C2V, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V नॉट, चार्जेस आ गए Q1 डैश एंड Q2 डैश। सॉल्व कर लिया। अब क्या निकालने लगे, सेकंड केस में फाइनल एनर्जी वो कैसे आएगी, पहले चार्ज के पास कैपेसिटर में एनर्जी प्लस दूसरे के पास एनर्जी। हमने अभी क्या निकाले, चार्जेस निकाले, तो हाफ पी स्क्वायर लगाना। अब क्या लगा दो, हाफ Q1 डैश स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ Q2 डैश स्क्वायर अपॉन C2। इसमें ये Q1 और Q2 वैल्यू डाल के एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं ना एलसीएम लेके, वैसे ही करते हैं। और एंड में क्या करना है, रेशियो निकालनी कि अगर रेशियो निकालने का बोला होगा तो ui बाय uf की रेशियो निकाल देना, नहीं बोला तो इतना छोड़ देना, सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे सब्ट्रैक्ट कर दो। और एक पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख लो, नोट्स पे लिख लो कि आफ्टर कनेक्शन एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर कनेक्ट करें, देयर ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। आफ्टर कनेक्शन देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, ये होता ही होता है, जब भी कनेक्शन करते हैं तो एनर्जी में लॉस होना ही होना है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स। ये नोट्स में मैंने है, ये नोट्स जो दिए हुए हैं, तो बड़ा सिंपल है। xc का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ओमेगा c, xl क्या होता है ओमेगा l। देखो फ्रीक्वेंसी, अगर xc का ग्राफ ओमेगा का बनाए तो ऐसा होता है इनवर्स, और अगर xl का बनाए तो स्ट्रेट लाइन। और रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं करती, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, ठीक है। और फेजर डायग्राम एलआरसी की वो ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे जब भी ईएमआई पढ़ते हैं वो एलसीआर सर्किट पढ़ के जाते हो तो डायग्राम्स आनी है, उन्होंने कोई थ्योरी पूछी डायग्राम पूछी, रादर एक नंबर का छोटा सा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, नोट्स खोलो तो उसमें ये भी ग्राफ बना है, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो अपने, ठीक है। क्वेश्चन आया है मेरे को 220 वोल्ट सप्लाई की है, ये कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस है, पीक वोल्टेज है कि इंस्टेंटेनियस, कुछ नहीं पता है तो कौन सी थी, आरएमएस ई आरएमएस। एक्स को डिवाइड पता नहीं कौन सा डिवाइड है, करंट कितना है 0.25, कहते हैं लैग कर रहा है, करंट पीछे है बाय π/2, तो कौन है डिवाइड, करंट पीछे रह गया वोल्टेज आगे चलेगी, ये इंडक्टर है, कौन सा डिवाइस है ये इंडक्टर। ये तो सेम वोल्टेज अप्लाई वाई होगी, करंट भी सेम है, बट नाउ करंट फेज आगे है, नाउ इट इज फेज, इन फेज का मतलब सेम है। पीछे क्या था π/2 वोल्टेज पीछे थी, करंट पीछे था वोल्टेज आगे थी, तो कौन सा इंडक्टर, अब सेम है, सेम का मीनिंग इकट्ठे राइज करेंगे इकट्ठे फॉल करेंगे, तो किसमें फेज डिफरेंस 0 होता है, रेजिस्टिव में, किसमें होता है, तो x डिवाइस कौन है इंडक्टर और y डिवाइस कौन है रेजिस्टर, और करंट फ्लोइंग सर्किट दोनों को क्या कर दिया इकट्ठे लगा दिए। अगर इन दोनों इकट्ठे लगा देते हैं तो करंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले पार्ट में करंट कितना है 0.25, वोल्टेज कितनी है 220, तो निकलेगी आपकी XL। दूसरे पार्ट में 0.25 220 तो क्या निकलेगी रेजिस्टेंस, ठीक है। आपकी रेजिस्टेंस और XL दोनों क्या आने इक्वल आने, कितने आने 220 बाय 0.25, और ये कितना आएगा 881, ठीक है। और आपको पता है कि टोटल करंट अगर कॉम्बिनेशन में निकालना है तो दोनों की रेजिस्टेंस ऐड नहीं करते, तो आप क्या करते हो इंपेडेंस, और इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है R² प्लस XL। सॉल्व करना था, वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस x में डिफाइन करने थे कौन से। अगर इनमें कोई कैपेसिटर भी आया था तो xc भी आया था, और xl माइनस xc स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट हो गया, लास्ट चॉइस रहेगी इसके बाद खत्म पेपर। एलसीआर सर्किट देखो पूरा ही आ गया, एलसीआर सर्किट आ गया, फिर डायग्राम आ गई, ग्राफ शो करो फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी में, करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, जैसे आप रेजोनेंस बताते हो, पीक बनती है ना, पहली पीक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है
कम हो जाती है। और कब होती है? जब रेजिस्टेंस क्या होती है? लो। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, कोई ग्राफ पूछा होगा, मीन क्वालिटी फैक्टर वाला ग्राफ, रेजोनेंस वाला ग्राफ, फेजर डायग्राम, सारी पेपर में आती है, चॉइस में आता है। तो ये हो गया था। और ये क्या हो गया? दो डिफरेंट रेजिस्टेंस है, R1 के लिए ग्राफ और R2 के लिए ग्राफ, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी ब्रॉडनेस उतनी होगी, जितनी ब्रॉडनेस ज्यादा नॉइज ज्यादा। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी ब्रॉडनेस कम, शार्पनेस ज्यादा। शार्पनेस कम नहीं, रेजिस्टेंस कम है, नॉइज भी क्या है। हम एफएम स्टेशन लेते हैं, एफएम स्टेशन वो स्टीरियो होता है छोटा सा, मार्केट 300 रुपये का भी आता है एफएम रेडियो, तो मार्केट 30,000 का भी है। 30,000 वाले की केस में क्वालिटी क्या होती है? हाई, रेजिस्टेंस क्या होती है? लो। और 300 वाले रेजिस्टेंस की होती है हाई, नॉइज ज्यादा होता है ना, फर्क होता है, ठीक है। चलो ये पेपर कंप्लीट हो गया सारा।